तो बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं ऊतक क्या है। कोशिकाओं का विशिष्ट समूह जो शरीर के अंदर कोई निश्चित कार्य करता है, ऊतक कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं और इसके लिए विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। सबसे पहले इसके बाद हम जानेंगे पादप ऊतकों के बारे में। पादप ऊतक किसे कहा जाता है? पादप ऊतक के अंदर अधिकांश ऊतक उन्हें मजबूती एवं शक्ति प्रदान करते हैं और मृतक कोशिकाओं से बने होते हैं। इनकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है। पादप ऊतकों के प्रकार, सबसे पहले स्थायी ऊतक और दूसरे अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतकों को विभज्योतक भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं अस्थायी ऊतक हैं क्या। पादपों में वृद्धि पादप के निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभज्योतक कहा जाता है। पादप में जिस स्थान पर यह ऊतक स्थित है उसे उसके अनुसार एपिकल या शीर्षस्थ, पार्श्वीय या लेटरल, इंटरकैलरी या अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत करते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक जड़ और तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान होते हैं और इनकी लंबाई को बढ़ाते हैं। पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक जड़ एवं तने की परिधि में वृद्धि करते हैं। अंतर्विष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार में या टहनियों के पर्व में दोनों ओर उपस्थित होते हैं। विभज्योतक की कुछ विशेषताएं। इस ऊतक की कोशिकाएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं। इन कोशिकाओं में बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती। इसके बाद हम बात करेंगे स्थायी ऊतकों की। अस्थायी यानी कि विभज्योतक ऊतक जब विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं तो एक विशिष्ट कार्य की जिम्मेदारी ले लेते हैं और वह स्थायी ऊतक बन जाते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण यानी कि डिफरेंशिएशन कहा जाता है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, संभरण ऊतक और संरक्षी ऊतक। सबसे पहले संभरण ऊतक। ये तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। यह पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं का बना होता है। इसमें समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं। ऊतक की कोशिकाओं के बीच काफी रिक्त स्थान पाया जाता है, जैसा कि यहां चित्र में आपको दर्शाया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं कि पैरेन्काइमा का अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्घ्य सेक्शन दिखाया गया है। पैरेन्काइमा ऊतक के कार्य इस प्रकार हैं: भोजन का भंडारण करना, मजबूती प्रदान करना। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन्हें हरित ऊतक यानी क्लोरोकाइमा भी कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं जो पौधे को तैरने में मदद करती हैं अथवा उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। ऐसे पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। कोलेन्काइमा ऊतक। पौधों में लचीलेपन का गुण कोलेन्काइमा ऊतक के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों, तना, पत्ती में बिना टूटे लचीलापन लाता है। यह पौधे में विभिन्न भागों जैसे कि तना, पत्ती में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यह ऊतक
एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जा सकता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। आप इसका अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ सेक्शन का चित्र देख पा रहे हैं। अगले प्रकार के ऊतक जो है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। आपने नारियल के रेशे युक्त छिलकों को देखा ही होगा। यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। यह लंबी और पतली होती हैं। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन जो कि कोशिकाओं को दृढ़ बनाने का कार्य करता है के कारण मोटी होती हैं। ये भित्तियां इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर आंतरिक स्थान नहीं होता। ये ऊतक तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फल के कठोर छिलके में उपस्थित होते हैं। स्थायी ऊतकों का अगला प्रकार है संरक्षी ऊतक। संरक्षी ऊतक का मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। एपिडर्मिस, इसका एपिडर्मिस एक संरक्षी ऊतक है। पौधे के मुख्य भाग जैसे पत्ते, जड़, तने की बाहरी परत एपिडर्मिस से ढकी होती है, अर्थात पौधे की पूरी सतह ही एपिडर्मिस से ढकी होती है। एपिडर्मल कोशिका बाह्य सतह को मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल हानि, परजीवी कवक के प्रवेश को रोक पौधे की रक्षा करती है। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र यानी स्टोमेटा होते हैं जो गैस के आदान प्रदान व वाष्प उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन का लेप होता है। क्यूटिन जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है। स्थायी ऊतकों का दूसरा प्रकार जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम एक संवहन ऊतक है जिसमें ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकिड और वाहिकाओं के द्वारा पानी और खनिज को नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है। रेशे का कार्य पौधे को सहारा देना भी होता है। पैरेन्काइमा में भोजन का संग्रह होता है और यह पानी को किनारों तक पहुंचाता है। फ्लोएम भी एक वाहिका ऊतक है जिसके 4 भाग होते हैं, चालिनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशे। फ्लोएम रेशों को छोड़कर बाकी सब कोशिकाएं जीवित होती हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। जाइलम के विपरीत यह दोनों दिशाओं में पदार्थों की गति करवा सकता है। बच्चों, अब हम जंतु ऊतक के बारे में जानेंगे। जंतुओं में 4 मुख्य प्रकार के ऊतक होते हैं, एपिथिलियमी ऊतक, स्योजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। सबसे पहले एपिथिलियमी ऊतक। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए जो ऊतक हैं वे हैं एपिथिलियमी ऊतक। एपिथिलियम शरीर के अंदर स्थित अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नलिका अस्तर और फेफड़ों की कुपिका आदि सभी एपिथिलियमी ऊतकों से बने होते हैं। एपिथिलियमी ऊतक की कोशिकाओं की परागम्यता बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच आदान प्रदान में सहायक होती है। एपिथिलियमी ऊतकों की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। सबसे पहले सरल शल्की एपिथिलियम। ये
रक्तनालिका अस्तर में या फिर कुपिका में उपस्थित चपटी एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं। ये अत्यधिक कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर शल्की एपिथेलियम से ढका होता है। इसके बाद आती है स्तरित शल्की एपिथेलियम। ये त्वचा और आंखों के कॉर्निया में उपस्थित होती हैं। इसी प्रकार घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के नली के अस्तर का निर्माण करती हैं। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिका के रूप में स्राव कर सकती हैं और ग्रंथि का निर्माण करती हैं। इन्हें ग्रंथिल एपिथेलियम भी कहा जाता है। स्तंभाकार पक्षमाभि, जहां अवशोषण तथा स्राव होता है जैसे कि आंत की भीतरी अस्तर में, वहां स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिकाएं होती हैं। श्वसन नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पक्षमाभ होते हैं जैसे कि बाल जैसी संरचनाएं। इन्हें पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहा जाता है। आइए अब जानकारी लेते हैं संयोजी ऊतकों के बारे में। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री यानी कि मैट्रिक्स में धसी होती हैं। यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। संयोजी ऊतक इस प्रकार है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल आधात्री भाग को आधात्री कहते हैं। रक्त गैसें, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन व उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करने में सहायता करता है। अगले प्रकार के संयोजी ऊतक हैं अस्थि। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार देता है। यह मांसपेशियों को सहारा देता है। यह ऊतक कठोर और मजबूत होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं। अस्थियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनती हैं। अगले प्रकार के संयोजी ऊतक हैं स्नायु। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायु द्वारा जुड़ी होती हैं। स्नायु ऊतक लचीला और मजबूत होता है। इसी प्रकार एक और संयोजी ऊतक है कंडरा यानी कि टेंडन। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले ऊतक को कंडरा कहा जाता है। यह मजबूत और लचीला होता है। आइए अब जानकारी लेते हैं पेशीय ऊतकों के बारे में। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो संकुचन एवं प्रसार में सहायता करता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। इस प्रोटीन को सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहा जाता है। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: ऐच्छिक पेशी अथवा रेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी अथवा आरेखित पेशी और तीसरे प्रकार के हृदय पेशी। आइए एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ऐच्छिक पेशी अथवा रेखित पेशी। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं। सूक्ष्मदर्शी पर यदि हम इन्हें देखें तो ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह लगती हैं। इसी कारण इन ऊतकों को रेखित पेशी भी कहा जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिकीय होती हैं। अगला प्रकार है अनैच्छिक पेशी अथवा आरेखित पेशी। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं हैं। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते।
अर्थात अपनी इच्छा अनुसार चला या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां इसकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आंख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। केशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिला नुकीला होता है। ये एक केंद्रकीय होती हैं। इनको अरेखित पेशी भी कहा जाता है। अगला प्रकार है हृदय पेशी। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक यानी कि हृदयक पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती हैं। विभिन्न प्रकार की पेशीय ऊतकों की संरचना की तुलना आप चित्र द्वारा देख सकते हैं। उनके आकार, केंद्र की संख्या और कोशिका में केंद्र की स्थिति को भी नोट करें। अगले प्रकार की ऊतक जो है वह है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहा जाता है तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें कि डेंड्राइट कहा जाता है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। आइए अब तक जो हमने पढ़ा है उसकी दोहराई भी कर लेते हैं। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के 2 अन्य रूप हैं, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, एपिथीलियम, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। एपिथीलियमी ऊतक आगे 4 प्रकार के होते हैं, शल्की, स्तरित, घनाकार, स्तंभाकार। संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं रक्त, अस्थि और कंडरा। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और कार्डिक यानी कि हृदयक। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आशा करता हूं कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते ही होंगे। सबसे पहला प्रश्न, मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? सही जवाब, मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण सरल शल्की ऊतकों के द्वारा होता है। पादपों में भोजन का परिवहन कौन से ऊतक द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है फ्लोएम ऊतक। अब आप एक रिक्त स्थान भरिए। रक्त कौन सा ऊतक है? तो सही जवाब है रक्त एक संयोजी ऊतक है। 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? स्नायु ऊतक। अगला प्रश्न, पत्ते की एपिडर्मिस में मौजूद छोटे छोटे छेदों को डैश यानी कि क्या कहा जाता है? आप रिक्त स्थान भरिए। उत्तर है स्टोमेटा कहा जाता है। दिए गए न्यूरॉन के चित्र को लेबल करिए। जो बीच वाला भाग है वह है केंद्रक। जो आप ये छोटी शाखा वाले प्रवर्ध देख पा रहे हैं यह है डेंड्राइट।
जो आप लंबा प्रवर्ध देख पा रहे हैं यह है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन।